रायपुर से मिल रही खबर के साथ, जहां इनकम टैक्स छापे की कार्रवाई से जुड़ी इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है। रायपुर में आयकर विभाग की जांच की एक बड़ी कार्रवाई स्टिल कारोबारी के ठिकानों पर चल रही है और अब खबर मिल रही है कि चीन के हवाला रैकेट से भी कारोबारियों का लिंक हो सकता है। सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है, कारोबारी जो है उसका भोपाल और इंदौर में भी हवाला कनेक्शन होने के संकेत मिले हैं। फिलहाल कारोबारी रोहित मित्तल के ठिकानों पर आयकर विभाग की टीम कार्रवाई कर रही है। केसरी नंदन स्टील और कपिलेश्वर स्टील के ठिकानों पर आईटी विभाग की टीम सर्वे करके जिस तरह से अब कार्रवाई कर रही है, इसमें कई खुलासे हो रहे हैं और सूत्रों के हवाले से अब ये नई अपडेट, नया खबर मिल रहा है। 10 सदस्यीय अधिकारियों की टीम ने यह कार्रवाई की है, जहां इंदौर और भोपाल से कनेक्शन होने की भी खबर मिल रही है। करीब 1000 करोड़ रुपए की बेनामी संपत्ति कारोबारी के पास होने की बात भी सामने आ रही है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी, बातचीत के लिए हम रुख करेंगे। धर्मेंद्र जायसवाल जी हमारे साथ स्टेट एडिटर फोन लाइन इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं। धर्मेंद्र जी, जाहिर है कि करीब करीब 21 घंटे से ये कार्रवाई चल रही है। कल गुरुवार दोपहर को ये कार्रवाई शुरू हुई थी और अभी कई खुलासे हो रहे हैं। फिलहाल क्या अपडेट मिल पा रहा है? देखिए, आयकर विभाग ने अपनी कार्रवाई अब समेट ली है। उनकी सर्वे की कार्रवाई पूरी हो चुकी है। तमाम दस्तावेज खंगाले जा चुके हैं, कंप्यूटर लैपटॉप खंगाले जा चुके हैं, कुछ लूज पेपर्स मिले हैं वो जब्त किए गए हैं, कुछ उनके डॉक्यूमेंट्स जब्त किए गए हैं, कुछ उनके खाते वही जब्त किए गए हैं। सारे मामले में जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि बड़े पैमाने पर कैश लेन देन की जानकारी सामने आई है। स्टील का जो व्यवसाय है उसमें कैश लेन देन का हिसाब किताब मिला है और उसमें मज़ेदार बात यह है कि स्टील के जो मार्केट रेट हैं उससे काफ़ी कम दामों में डिलीवरी करने की बात कही गई है। कमीशन जो ट्रेडर्स हैं उसको कमीशन ज़्यादा देने की बात कही गई है। तो इनकम टैक्स ने इसको सीधे सीधे टैक्स चोरी के मामले के रूप में देखा है और इसी एंगल से इसकी पड़ताल की जा रही है। इंदौर और भोपाल के स्टील जो कारोबारी हैं उनके साथ जो हवाला के जरिए पैसे के लेन देन की जानकारी सामने आई है। हालांकि इनकम टैक्स ने अभी ऑफिशियली कुछ भी नहीं कहा है। इनकम टैक्स के जो सूत्र हैं वो हमको इसकी जानकारी लगातार दे रहे हैं। उसी के आधार पर ये बात सामने आई है कि जो दिल्ली में चीन का जो हवाला कारोबारी गिरफ्तार हुआ था उससे जो इनपुट्स मिले थे उसके आधार पर ये छापे की कार्रवाई, सर्वे की कार्रवाई शुरू की गई थी और उससे कुछ लिंक इस्टेब्लिश होते दिखाई दे रहे हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है। तो ये बड़ा मामला है कि एक अवैध चीनी नागरिक जो हवाला कारोबार का यहाँ संचालन कर रहा था उसके साथ कनेक्शन सामने आने की जानकारी सामने आ रही है। हवाला कारोबार के जरिए कैश लेन देन की जानकारी सामने आ रही है। बड़े पैमाने पर टैक्स चोरी होने की खबर सामने आ रही है। देखना यह होगा कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कब तक इस मामले में आधिकारिक तौर पर कोई खबर देता है, कितने के टैक्स चोरी का मामला खुलता है या जो कारोबारी है वो कितना सरेंडर करता है, ये भी देखने वाली बात होगी। क्योंकि अक्सर इस तरह के सर्वे के बाद कारोबारियों को इस बात की छूट दी जाती है कि वो अपना जो अवैध कमाई है, काला कमाई है, जिसमें टैक्स नहीं दिया गया है, ऐसी राशि का वो घोषणा कर सकते हैं, वो सरेंडर कर सकते हैं। तो इस मामले में ऐसा कुछ होता है या नहीं, ये भी देखने वाली बात होगी। जी सोहेल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका धर्मेंद्र जी, बातचीत के लिए, जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो हमारे स्टेट एडिटर धर्मेंद्र जायसवाल जी बता रहे हैं कि फिलहाल गुरुवार की दोपहर से ही 1 दर्जन से ज्यादा आयकर अधिकारियों की टीम केसरी नंदन स्टील, हनुमान स्टील और कपिलेश्वर स्टील के कारोबारियों के घर और दफ्तर पर कार्रवाई करने के लिए पहुंची। कार्रवाई फिलहाल खत्म हो चुकी है, समेट लिया है सब कुछ, लेकिन सूत्रों से जानकारी यह मिली है कि दिल्ली में जो कार्रवाई हुई उससे जो इनपुट मिले उसी आधार पर कारोबारियों के ठिकानों पर दबिश दी टीम ने। उनके कागजातों की, डॉक्यूमेंट्स की जांच की गई और कारोबारियों के यहां जांच में बेनामी संपत्ति के साथ साथ हवाला कारोबार से जुड़े नेटवर्क की बात भी सामने आई है। चीन के हवाला रैकेट से भी कारोबारियों का लिंक हो सकता है। राजधानी रायपुर में आज 2 बड़ी स्टील फर्मों पर इनकम टैक्स ने सर्वे किया है। ये तीनों कंपनियां एक ही दंपति की बताई जा रही है। मिली जानकारी के मुताबिक कपिलेश्वर स्टील और केसरी नंदन स्टील के मालिक रोहित मित्तल और उनकी पत्नी की कंपनी है। इन कंपनियों के मारुति लाइफस्टाइल और अविनाश लाइफस्टाइल में मौजूद ऑफिसों में दोपहर से जांच चल रही है। यह सर्वे इनकम टैक्स के छत्तीसगढ़ के अन्वेषण प्रमुख प्रिंसिपल डायरेक्टर आलोक जौहरी के निर्देश पर हुए। आईटी को कंपनी में बहुत बड़ी टैक्स गड़बड़ी पकड़े जाने की खबर है।
रुक करते हैं अगली खबर का। रायपुर से इस वक्त खबर मिल रही है जहां कोरोना को लेकर नए दिशा निर्देश जारी हुए हैं और जो नए दिशा निर्देश जारी हुए हैं उसके मुताबिक अब रोजाना सुबह 7 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक ही दुकानें खुलेंगी। मेडिकल स्टोर, शराब दुकान, पेट्रोल पंप रात 10 बजे तक खुले रह सकेंगे और अब 5 मरीज मिलने पर ही कंटेनमेंट जोन डिक्लेयर होगा, घोषित किया जाएगा। साथ ही हर सप्ताह इंसिडेंट कमांडर्स की मीटिंग होगी। रायपुर शहर को 13 अलग अलग जोन में बांटा गया है। बता दें आपको, बंसल न्यूज ने यह मुद्दा उठाया था, दुकानों के अलग अलग समय के खुलने का जो मामला है, बंसल न्यूज ने इस खबर को दिखाया था, जिसके बाद एक बड़ी पहल प्रशासन की तरफ से राजधानी रायपुर में की गई है और दुकानों के खुलने और बंद होने के समय को लेकर फिलहाल ये नए दिशा निर्देश जारी हुए हैं। तो अब सुबह 7 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक के लिए दुकानें खुलेंगी और मेडिकल स्टोर, शराब दुकान और पेट्रोल पंप की बात करें तो ये सभी दुकानें रात 10 बजे तक खुली रह सकेंगी। अब 5 मरीज मिलने पर ही कंटेनमेंट जोन डिक्लेयर होगा। साथ ही हर सप्ताह में एक बार इंसिडेंट कमांडर्स की एक मीटिंग होगी और फिलहाल राजधानी रायपुर, जहां से सबसे अधिक मात्रा में, अधिक संख्या में मरीज मिल रहे हैं, रायपुर में बताया जा रहा है 13 अलग अलग जोन में रायपुर को बांटा गया है। हम रुक करेंगे इस वक्त स्टेट एडिटर धर्मेंद्र जायसवाल जी हमारे साथ जुड़ गए। धर्मेंद्र जी, जो नए दिशा निर्देश जारी हुए हैं कोरोना को लेकर, दुकानों के खुलने और बंद होने के समय को लेकर, क्या अपडेट जानकारी? जी दीपक, मैं आपको बताना चाहूंगा कि राज्य सरकार ने ये सारा मामला कलेक्टर पर छोड़ा था। तो रायपुर के कलेक्टर ने जो दुकानें खुलने का जो समय निर्धारित किया था वो बहुत ही अव्यवहारिक था। सुबह 6 बजे से 10 बजे तक सब्जी की दुकानें, 8 से लेकर 4 बजे तक किराना की दुकानें और बाकी दुकानें 11 बजे से लेकर 7 बजे लेकर के। इसको लेकर बंसल न्यूज ने एक खबर दिखाई थी, व्यापारियों की समस्या, आम समस्याओं को लेकर हमने फोकस किया था। उसके बाद ये कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने स्वीकार किया था कि ये जो विसंगतियां हैं ये दूर करने के लिए निर्देश दिए जाएंगे। कल जब प्रभारी मंत्री रविंद्र चौबे ने बैठक की तो इन विसंगतियों को उनके सामने लाया गया और उसके बाद ये तय किया गया कि सभी दुकानें सुबह 7 बजे से करके शाम 7 बजे तक खुलेंगी। लेकिन पेट्रोल पंप, शराब की दुकान और मेडिकल स्टोर इसके दायरे में नहीं आएंगे। वो पूर्व निर्धारित 10 बजे रात तक खुलते रहेंगे और उसमें किसी तरह की कोई बाधा नहीं होगी। जो रात्रिकालीन मेडिकल स्टोर है वो पूरी रात भर खुली रहेंगी। रायपुर शहर को 13 जोन में बांटा गया है और अब ये तय किया गया है कि 5 से कम मरीज मिलने पर किसी भी इलाके को कंटेनमेंट जोन घोषित नहीं किया जाएगा। इससे पहले एक भी मरीज मिलने पर कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाता था। अब कम से कम 5 मरीज मिलने पर ही कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाएगा। इंसिडेंट कमांडर्स की हर शुक्रवार को बैठक होगी और इसमें यह तय होगा कि किन किन इलाकों में कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाना है, क्या स्थिति है। रायपुर शहर को 13 जोन में बांटा गया है। 13 जोन में बांटे जाने से जो डिप्टी कलेक्टर रेंज के जो अधिकारी हैं वही इंसिडेंट कमांडर होंगे, वही जोन के प्रभारी होंगे और उनको जिम्मेदारी होगी कि वो सारी व्यवस्थाओं को देखें। अब तक अधिकारियों की लापरवाही को लेकर कोई शिकंजा कसने की कोई व्यवस्था नहीं थी। अधिकारी अपने अधीनस्थ कर्मचारियों पर सारा मामला छोड़ देते थे। अब कलेक्टर सीधे इंसिडेंट कमांडर्स की मीटिंग लेंगे। जो डिप्टी कलेक्टर स्तर के अधिकारी होंगे वो सीधे इससे जवाब देंगे और उनको बताना होगा कि कहाँ क्या स्थिति है। अब एक व्यवस्था और भी की गई है कि जिन लोगों के भी टेस्ट कराए जाएंगे उनके मोबाइल नंबर और उनके एड्रेस को क्रॉस चेक किया जाएगा। अब तक ये स्थिति होती थी कि जो पेशेंट अपना मोबाइल नंबर और एड्रेस बताता था वही नोट कर लिया जाता था, लेकिन अब इसमें उसको सर्विलांस पर रखने के लिए क्रॉस चेक किया जाएगा। उसके इंकार करने पर FIR भी दर्ज कराई जाएगी। इसके पहले राज्य सरकार ने ये भी तय किया हुआ है कि जिनको सर्दी, खांसी या बुखार है उनको 24 घंटे के अंदर टेस्ट कराना अनिवार्य होगा। नहीं कराए जाने पर उनको पेंडेमिक एक्ट के तहत यानी कुल मिलाकर हम कह सकते हैं धर्मेंद्र जी कि यानी एक नई पहल और एक सख्त निर्देशों के साथ, कुछ नए परिवर्तन निर्देशों के साथ ये पहल और संक्रमण को रोकने की प्रशासन कोशिश कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका बातचीत के लिए, जानकारी पहुंचाने के लिए। वहीं बात करें छत्तीसगढ़ में कोरोना हेल्थ बुलेटिन की तो लगातार मामले कोरोना के बढ़ते जा रहे हैं प्रदेश में और पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश में कोरोना के 1052 नए मरीज मिले हैं। एक दिन में प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों का यह अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। राजधानी रायपुर में कोरोना के सबसे ज्यादा मरीज मिले हैं। 431 मरीज बीते 24 घंटों में मिले हैं, तो वहीं दुर्ग से 183 मरीजों की पुष्टि हुई है। इधर दंतेवाड़ा से 38 और सुकमा से 37 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। प्रदेश में अब तक 18,501 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिल चुके हैं।
जिनमें से एक्टिव केस की बात करें तो फिलहाल 6,594 एक्टिव केस हैं। कोरोना से अब तक 168 मरीजों की मौत हो चुकी है। कोरोना काल में बघेल कैबिनेट ने कई जनहितैषी फैसले लिए हैं, लेकिन बघेल सरकार का एक फैसला चर्चा का विषय बना हुआ है। सरकार ने माननीयों के यात्रा भत्ते में दोगुनी बढ़ोतरी कर दी है। हर फैसले पर सवाल उठाने वाला विपक्ष इस फैसले पर उंगली तो उठा रहा है, लेकिन बहुत हल्के से। देखिए रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में बघेल कैबिनेट ने कई अहम फैसलों को हरी झंडी दी। बैठक में 33 बिंदुओं पर चर्चा हुई, जिनमें मरवाही जैसे नए जिले में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों पर स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता देने को मंजूरी दी गई। 6 सहकारी बैंक खोलने को मंजूरी दी गई। इन बड़े फैसलों में एक फैसला विधायकों और पूर्व विधायकों के यात्रा भत्ते और पेंशन में बढ़ोतरी का हुआ। विधायकों का यात्रा भत्ता 4 लाख से बढ़ाकर 8 लाख कर दिया गया। वहीं पूर्व विधायकों का भत्ता 2 से बढ़ाकर 4 लाख किया गया है। जो उनके यात्रा का कूपन होता था, जो पूर्व सदस्यों के लिए 2 लाख रुपया और वर्तमान सदस्यों के लिए 4 लाख रुपया, उसको बढ़ा करके 8 लाख रुपया वर्तमान सदस्यों का और पूर्व सदस्यों का 4 लाख रुपया करने का, और जो पूर्व विधायक हैं उनके पेंशन की वृद्धि, और जो उनके परिवार के सदस्यों को दी जाने वाली पारिवारिक पेंशन होता है उसमें वृद्धि का प्रस्ताव जो पिछली बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषित किया था, उसको आज कैबिनेट से मंजूरी दी गई। सरकार के इन फैसलों से न सिर्फ सत्ता पक्ष बल्कि विपक्ष के जनप्रतिनिधियों और पूर्व विधायकों को भी फायदा होगा, इसलिए खुलकर कोई भी विरोध नहीं कर रहा है। लेकिन बीजेपी ने विपक्ष का धर्म निभाते हुए कहा, जनता के बीच इससे अच्छा संदेश नहीं जाएगा। राज्य को केंद्र से सबक लेना चाहिए था, कोरोना काल में जब केंद्र सरकार ने 2 साल की सांसद निधि रोक दी है। कोरोना काल में जो फैसला हुआ है, इसका बहुत अनुकूल प्रतिक्रिया तो नहीं होती। देखिए, व्यक्तिगत रूप से यदि पूछा जाए, अब चूँकि मैं स्वयं लाभार्थी हूँ, इसलिए उसको विरोध करने के लिए आज की स्थिति में स्वयं को सक्षम नहीं पा रहा हूँ, लेकिन प्रतिक्रिया जनता में अच्छी नहीं जाती। जितना प्रिविलेज जनप्रतिनिधियों को बढ़ाया जाता है, उसका कोई बहुत अच्छा मैसेज लोकतंत्र में नहीं जाता। बेहतर होता कि पूरे 90 सदस्य के जो मूल वेतन है या उनके जो सकल वेतन है, उसमें आप कटौती करते तो जनता के बीच बेहतर संबंध, बेहतर संदेश जाता। कैबिनेट में केंद्र से जीएसटी का पैसा नहीं मिलने और क्षतिपूर्ति राशि नहीं मिलने पर भी चर्चा हुई। सरकार ने कहा, इससे प्रदेश को आर्थिक नुकसान हो रहा है। ऐसे में अब आम जनता के बीच चर्चा का विषय ये भी है कि जब आर्थिक संकट की स्थिति है, तब क्या वाकई जनप्रतिनिधियों का भत्ता बढ़ाया जाना सही कदम है? बहरहाल हर मामले में सरकार की बखिया उधेड़ने वाला विपक्ष इस मुद्दे पर आक्रामक नहीं है। समझा जा सकता है फायदा विपक्ष को भी मिल रहा है। मरवाही में उपचुनाव को देखते हुए यहां सियासी सरगर्मियां बढ़ गई हैं। वहीं लोग भी अब समस्या को लेकर मुखर होते नजर आ रहे हैं। मरवाही में सरकारी जमीन के बंदरबांट किए जाने के मामले में ग्रामीणों ने मोर्चा खोल दिया है। पंचायत ने ग्राम सभा में प्रस्ताव पास करते हुए अवैध पट्टाधारियों के खिलाफ राजस्व मंत्री और सांसद सहित अधिकारियों को शिकायत की है। साथ ही मांग पूरी न होने पर उपचुनाव के बहिष्कार का भी ऐलान किया है। यहाँ पे ग्राम पंचायत सेकवा में राजस्व की जो जमीन है, राजस्व के अंदर भी जमीन, उसको कुल मिला के बड़े अधिकारी जैसे भी हैं, तहसीलदार, पटवारी, जो भी इनका जो भी जैसा रहा होगा पैसा का जो भी सेटिंग करके अवैध रूप से पैसा दे के, इसमें सरकारी निचले सरकारी कर्मचारियों का भी इसमें हाथ है, जो पैसा से जो भी करके अपना के बनाए हैं। और ये पूरा ये है कि सीधी सी बात है कि अपना ये जो पट्टा जैसा ही बना है, फर्जी तरीके से बना हुआ है। ये इसी कारण से चुनाव बहिष्कार का और साथ ही चक्का जाम भी करने का गांव वाले ने फैसला लेने का एक सोच रखा। अवैध पट्टे के संबंध में हमको शिकायत प्राप्त हुई है, जिसके लिए मैंने तहसीलदार को निर्देशित किया हुआ है। तहसीलदार द्वारा इसको संज्ञान में लेकर लगभग 19 लोगों को नोटिस जारी किया गया है, जिसके पश्चात उनसे जवाब प्राप्त हो जाएगा। उसके पश्चात हम उस पर जो अवैध पट्टे हैं उसको निरस्त करने की कार्रवाई करेंगे। बिलासपुर जिले में पिछले 3 दिनों से हुई लगातार बारिश से तमाम नदी नाले, डैम ओवरफ्लो होने लगे हैं। 90 वर्ष के इतिहास में पहली बार जुलाई महीने में कुंटा घाट बांध लबालब हुआ है। 27 जुलाई से लेकर अब तक यानी 25 दिनों से वेस्टवियर के ऊपर से पानी बह रहा है। ओवरफ्लो की इस दुधिया धार को देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ रही है।
23 दिनों से लगातार बांध से अब तक 5 करोड़ 29 लाख लीटर पानी वेस्टवेयर से बह गया है। बता दें आपको कि 1930 में बनाए गए जिले का सबसे बड़ा ये बांध पहले कभी जुलाई महीने में इस तरह से नहीं छलका था। इस वर्ष बीच बीच में बारिश का होना और बांध में पहले से पानी भरा होने की वजह से ये जल्दी ओवरफ्लो हो गया, जिसे देखने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। अभी इस वर्ष बारिश बहुत अच्छी हो रही है और बारिश अच्छी होने की वजह से हमारे पास 2 मेजर डैम है जिसको वृहद परियोजना बोलते हैं। वो दोनों फुल हैं, एक मनियारी है और एक खारंग। दोनों का वेस्टवेयर चल रहा है, मतलब वो 100% टैंक हो चुका है। इसके अलावा 5 हमारे पास मीडियम टैंक है, मध्यम परियोजनाएं 5 है। 5 में से हमारे 4 मध्यम परियोजनाएं फुल हो चुके हैं। एक ही मध्यम परियोजना जिसमें भी 85% पानी भर चुका है और वो भी फुल हो जाएगा। माने इस प्रकार से हमारे सारे डैम लगभग। बस्तर में लगातार हो रही बारिश के चलते अब लगातार लोग परेशान हो रहे हैं। जगदलपुर में गोरिया बाहर नाला पर बना पुल पूरी तरह जलमग्न हो गया है, जिसके चलते 20 से अधिक पंचायतों का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। लोगों को पुल पर जाने से रोकने के लिए जिला प्रशासन ने नगर सेना और पुलिस बल को तैनात किया है। एसडीआरएफ कमांडेंट के मुताबिक जिले में बाढ़ की स्थिति को देखते हुए अलर्ट घोषित किया गया है। साथ ही बाढ़ आपदा टीम को अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं और निचली बस्तियों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित जगह भेजने की तैयारी की जा रही है। वहीं सुकमा का भी भारी बारिश से बुरा हाल है। नदी नालों का जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर से बह रहा है। शबरी नदी में बाढ़ आने से निचले इलाकों में पानी भर गया, जिसके चलते लोगों को अपने घर छोड़ने को मजबूर होना पड़ा। झापरा पुल और नेशनल हाईवे तक बाढ़ का पानी पहुंच गया। हाईवे पर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। पुलिस प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर वाहनों को एक एक कर निकाला। वहीं कलेक्टर ने भी हालात का जायजा लिया। कवर्धा में भारी बारिश ने 4 परिवारों की जान जोखिम में डाल दी। जिले में हुई लगातार तेज मूसलाधार बारिश से बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। इस दौरान 4 परिवारों के करीब 34 लोग फंस गए। सभी परिवारों को होमगार्ड की रेस्क्यू टीम ने सुरक्षित बचाया और उन्हें सरकारी भवन में शिफ्ट कर दिया गया। बंगाल की खाड़ी में सक्रिय हुए चक्रवात की वजह से पूरे छत्तीसगढ़ में बारिश के हालात हैं। पिछले हफ्ते भर से राज्य में भारी बारिश का दौर जारी है। बिलासपुर और बस्तर संभाग में बारिश की वजह से कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बने हैं, तो वहीं रायपुर और बिलासपुर शहर में भी बारिश का दौर जारी है। बता दें आपको कि अब तक बिलासपुर में सबसे ज्यादा 950 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है, जबकि अंबिकापुर में सबसे कम 723 मिलीमीटर बारिश हुई है। जगदलपुर में 800 मिलीमीटर और रायपुर में अब तक 766 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। बस्तर, बिलासपुर और रायपुर संभाग के कुछ इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी है। कोरिया के बैकुंठपुर में स्थित प्राचीन जोड़ा तालाब में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि बैकुंठपुर नगर पालिका परिषद द्वारा शहर के हृदय स्थल में राम मंदिर के पास स्थित प्राचीन जोड़ा तालाब के गहरीकरण और सौंदर्यीकरण का काम करवाया गया था, लेकिन वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है। भ्रष्टाचार का खुलासा आरटीआई से पता चला है। आरटीआई कार्यकर्ता अनुराग दुबे का कहना है कि 80 लाख रुपए खर्च करने के बाद भी तालाब की हालत जस की तस है। साल भर तक धार्मिक कार्यक्रमों में इस तालाब में लोगों का पूजा पाठ के लिए आना जाना लगा रहता है, पर लोगों के घरों से निकलने वाले सेप्टिक टैंक का पानी आज भी इसी तालाब में आ रहा है। पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष और बीजेपी नेता शैलेश शिवहरे ने तालाब में 1 करोड़ से ज्यादा राशि खर्च कर देने की बात कही है। वहीं बैकुंठपुर के नगर पालिका अध्यक्ष अशोक जायसवाल ने आरोप लगाने वाले लोगों से पूछा है कि 80 लाख और 1 करोड़ रुपए आया कहां से, पहले ये बताएं। राम मंदिर जोड़ा तालाब प्राचीन तालाब है
साल भर पहले करीबन 80 लाख रुपए की लागत से इसका गहरीकरण सौंदर्यीकरण का टेंडर हुआ था और साल भर 1.5 साल बीतने के बाद भी इस तालाब की स्थिति एकदम बेकार हो चुकी है। पूरा सेप्टिक टैंक का पानी खुलेआम जा रहा है, जबकि ये आज नहीं, ये 1 महीने पहले की स्थिति पर आज तक इसमें कोई भी सुधार नहीं हुआ। आज भी आप जाके देखेंगे तो पूरे मोहल्ले का सेप्टिक टैंक का पानी खेत के नाले के जरिए पूरा तालाब में जा रहा है, पर इससे नगर पालिका प्रशासन को कोई मतलब नहीं, जबकि छठ पूजा और भी जो धार्मिक कार्यक्रम होते हैं इसी तालाब से होते हैं। शहर का तालाब है, हृदय स्थल जिसे जोड़ा तालाब बोलते हैं, और कम से कम 1 करोड़ रुपए से ज्यादा वहाँ पर खर्चा हुए। वो तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा गौरक्षा वाहिनी को, अनुराग दुबे जी को, कि उनके द्वारा हमेशा मांग की जाती, आवाज उठाई होती है। तब अभी 3-4 रोज पहले उस तालाब की सफाई की गई, करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार हुआ। तालाब में का खुदाई में मात्र 13 लाख रुपया भुगतान हुआ है, 32 लाख रुपया सैंक्शन था, शेष पैसा बचा है और शेष पैसा में अभी एक साइड अपने को घाट बनाना है और कुछ लाइटिंग वगैरह का काम करना है। बाकी शेष काम हो चुका है, उसमें मात्र 13 लाख रुपया ही भुगतान हुआ है। जो आरोप बीजेपी के लोग लगाते हैं कि 80 लाख, पहले वो ये बताएं कि 80 लाख कहाँ से सैंक्शन आया है और कैसे वो कहते हैं कि 80 लाख। खबर बलरामपुर से, जहां हाथियों ने एक बार फिर उत्पात मचाया है। बीती रात 15 हाथियों ने, बताया जा रहा है, ग्रामीणों के घरों को नुकसान पहुंचाया, घरों को तोड़ दिया। घर में रखा जो अनाज था वो भी हाथी खा गए। हाथियों ने खेत में खड़ी फसल को रौंदा, काफी नुकसान किया ग्रामीणों का। ग्रामीणों ने जैसे तैसे अपनी जान भागकर बचाई। रघुनाथ नगर वन परिक्षेत्र के बभनी गांव की यह घटना है, जहां 15 हाथियों के दल ने काफी नुकसान किया, अनाज भी खा गए, घरों को भी तोड़ दिया और खड़ी फसल को भी रौंद दिया, चौपट कर दिया। रायपुर से इस वक्त खबर मिल रही है, जहां एम्स का कोविड-19 टेस्ट लैब 3 दिनों के लिए बंद कर दिया गया है। एम्स सूत्रों के मुताबिक ये बड़ी खबर मिल रही है, लैब को डिसइंफेक्शन करने की कवायद हो रही है शुरू। 3 दिनों तक अब ये लैब बंद रहेगा, यानी कि अब ये लैब सीधा सोमवार को खुलेगा। बता दें आपको कि 1 लाख टेस्टिंग के बाद एम्स को डिसइंफेक्शन करने की कवायद जो है शुरू हुई है। 3 दिनों के लिए इसे बंद करने का फैसला लिया है। हम रुक करेंगे, न्यूज एडिटर अभिषेक शुक्ल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अभिषेक, क्या जानकारी मिल पा रही है? 3 दिनों के लिए लैब बंद रहेगा, क्या अपडेट? बिल्कुल दीपक, ये लैब 3 दिनों तक बंद रहेगा। इस लैब में कोरोना की टेस्टिंग होती है। इस टेस्टिंग लगातार, जब से ये कोरोना का संक्रमण बढ़ा है, पिछले 6 महीने से लगातार इसमें टेस्टिंग हो रही है। और एम्स की एक जो प्रोटोकॉल गाइडलाइन होती है, 1 लाख से ज्यादा टेस्टिंग वहां पर हो चुकी है। उसके बाद अब लैब को बंद करके 3 दिन तक डिसइंफेक्शन करने की कवायद चलेगी और 3 दिनों तक इस कवायद के बाद सोमवार से अब जाकर ये लैब खुलेगा। तो 3 दिनों तक ये लैब बंद अब रखा जाएगा एम्स का, और डिसइंफेक्शन करने के बाद ही इसे खोला जाएगा। एम्स का बड़ा योगदान रहा है छत्तीसगढ़ में कोविड-19 में। लगातार टेस्टिंग उसके लैब में होती रही है और लगातार काम करने के बाद बीच में जो एक ब्रेक, डिसइंफेक्शन करने की जो शुरुआत होती है, कोशिश होती है, वो यहाँ पर एम्स कर रहा है। और 3 दिनों के बाद फिर से लोगों के लिए ये लैब उपलब्ध रहेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारी पहुंचाने के लिए।